गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम करेंगे जनरल प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट कि डी ब्लॉक एलिमेंट की जनरल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं। ठीक है, आपको पता है आपने पी ब्लॉक एलिमेंट में भी जनरल प्रॉपर्टी पढ़ी। जनरल प्रॉपर्टी में मोस्टली क्या आते हैं आपके, आयनिक रेडियस हो गया, आयनाइजेशन इंथैल्पी हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, है ना। तो ये क्या है आपकी जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएंगी, आपके आयनिक रेडियस तो आएगी, पर यहाँ पे जैसे हम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी लेंगे, इसके अलावा हम इनके जो डेंसिटी है उसको भी लेंगे, ठीक है, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को भी लेंगे, तो ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। ठीक, तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट में इसकी जो जनरल प्रॉपर्टी है, सबसे पहले हम ले लेते हैं इसकी जनरल प्रॉपर्टी एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई। अब देखिए, आपको पता है कि जैसे जैसे हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हैं, ऐसे हम ट्रांजिशन सीरीज में भी चलेंगे लेफ्ट टू राइट, यानी स्काई नियम से किसकी तरफ चलेंगे, जिंक की तरफ। तो हम क्या देखते हैं, वहाँ पे क्या वेरिएशंस आते हैं कि जैसे जैसे हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो जो एटॉमिक रेडियाई है वो डिक्रीज होती है। ये हमने पी ब्लॉक में भी पढ़ा। ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न भी हमने देखा कि क्या होता है कि जैसे जैसे न्यूक्लियस में प्रोटॉन इंक्रीज होते हैं, जैसे जैसे एटॉमिक सेल में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं, वैसे वैसे न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी इंक्रीज होते हैं, यानी न्यूक्लियस का जो इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज है वो इंक्रीज होता है। और जब इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज होता है तो वो जो ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ऑटोमोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ क्या करता है, पुल करता है, जिससे सेल क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है और एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाती है। सेम यही पैटर्न डी ब्लॉक एलिमेंट में भी चलता है, चाहे हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में चले, सेकंड में चले, थर्ड में चले, इनमें भी सेम यही पैटर्न आता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। अब देखो क्या होता है कि जैसे जैसे हम स्कैंडियम से और क्रोमियम तक चलते हैं, बल्कि इवन वैनेडियम तक, जो एटॉमिक रेडियस है, जैसे जैसे हम क्या चलते हैं, स्कैंडियम से और वैनेडियम तक, डी ऑर्बिटल में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, तो इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज होता है क्योंकि प्रोटॉन में इंक्रीज होंगे। ठीक है, अब जब वहाँ पे प्रोटॉन इंक्रीज होंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियस क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। तो स्कैंडियम से और अगर हम वैनेडियम तक चलें तो स्कैंडियम से और वैनेडियम तक, इवन कि क्रोमियम तक मान के चल लो आप, देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, एक मिनट, थोड़ा इसको मैं जरा एक बार दोबारा लिख दूँ, यहाँ पे मैं एटॉमिक रेडियस भी लिख लेता हूँ इनके, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये है क्या। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ठीक है, अब अगर हम इनकी एटॉमिक रेडियस देखें तो देखो कितना फर्क पड़ जाता है। स्कैंडियम 164 पिकोमीटर, ये सब पिकोमीटर में आएंगे, 147 पिकोमीटर, वैनेडियम 135 पिकोमीटर, क्रोमियम 129 पिकोमीटर। ठीक है, मैग्नीज की होती है आपकी 137 पिकोमीटर, 137 पिकोमीटर। आयरन की होती है आपकी, आयरन 124, 126 कौन सी होगी आपकी, कोबाल्ट। निकल होती है आपकी 125, कॉपर की होती है आपकी 128 एंड ये होती है आपकी 138 पिकोमीटर, 138 पिकोमीटर। अब देखिए आप सेम वही चीज़ है कि जब जैसे जैसे हम पीरियड में
लेफ्ट टू राइट आगे को बढ़ते हैं तो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज बढ़ता है क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन इंक्रीज होते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज होता है तो वो क्या करेगा, जो ऑटोमोस्ट यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, डी ऑर्बिटल में जा रहा है, तो डी ऑर्बिटल को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, स्विंग करेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, जैसे स्कैंडियम से और क्रोमियम तक हम चले, ये देखो एटॉमिक जो रेडिया है डिक्रीज हो रही, और फिर मैग्नीज से और आपका निकल तक, ये देखो यहाँ पे एक क्या रहे, कांस्टेंट आ रहा, यानी इनकी रेडियस में ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहे। यहाँ पे ये क्या हो रही, कांस्टेंट हो रही है, 137, 124, 26, 25, ये कांस्टेंट आ रही है, ठीक है। और फिर सडन क्या हो रहा है, इसमें इंक्रीजिंग हो रही है, ये देखो जिंक 138। तो ऐसा क्यों होता है, अब देखो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि देखो डी की कितनी ऑर्बिटल होती है, 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 और ये हो गया आपके 5, ये आपका 3D ट्रांजिशन सीरीज है। अब देखो स्कैंडियम में डी ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। टाइटेनियम में आया 2 इलेक्ट्रॉन, वैनेडियम 3 4 5। अब देखो यहाँ पे ये यहाँ तक क्या अनपेयर्ड है, डी ऑर्बिटल में क्रोमियम तक इलेक्ट्रॉन क्या है आपके अनपेयर्ड है, ठीक है। अब हो क्या रहा है यहाँ पे कि जो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे जो इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज है वो क्या हो रहा, ज़्यादा लग रहा है, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज को ये ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। जैसे मैग्नीज में आते हैं पेयरिंग होनी शुरू हो जाती है, और जब पेयरिंग होनी शुरू होती है तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, यानी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, है ना, ये हम आगे बढ़ गए। अब देखो आयरन, कोबाल्ट, निकल एंड कॉपर, यहाँ तक देख लो, ये क्या हो रहा है यहाँ पे एक कांस्टेंट, यानी इनकी रेडियस में ज़्यादा ना तो डिक्रीजिंग हो रही ना इंक्रीजिंग हो रही, ये क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। अब ये कांस्टेंट क्यों आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे पेयरिंग शुरू होती है, जैसे जैसे पेयरिंग होना शुरू हो जाता है, यानी डी ऑर्बिटल में जब पेयरिंग शुरू होती है तो पेयरिंग शुरू होने पे क्या होता है, जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है वो भी इंक्रीज होता है, और जब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन फोर्स इंक्रीज होता है तो वो न्यूक्लियस के इफेक्टिव न्यूक्लियस फोर्स को क्या करता है, कम कर देता है, यानी कि रिपल्शन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं और न्यूक्लियस क्या कर रहा है, उनको अपनी तरफ खींच रहा, तो दोनों फोर्स क्या हो जाते हैं, लगभग बैलेंस हो जाते हैं। तो इसलिए क्रोमियम से आगे और लगभग कॉपर तक यहाँ पे क्या होती है, जो एटॉमिक रेडियस होती है वो कांस्टेंट हो जाती है, यानी उसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं आती। तो किस कारण से नहीं आते, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होती है, जब डी ऑर्बिटल में पेयरिंग होती है तो पेयरिंग होने पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इंक्रीज होता है, और जब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इंक्रीज होता है तो वो क्या करता है, जो न्यूक्लियस का जो इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज है उसको बैलेंस कर देता है, ठीक है। और इस तरीके से ये जो रेडियस है ये कांस्टेंट हो जाती है, इनमें वेरिएशन नहीं आता, ठीक। अब जैसे हम आगे बढ़ते हैं, ये आ गए हम जिंक पे। जिंक में क्या होता है कि जो डी ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाती है। जब कंप्लीटली फिल्ड होती है तो जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है ये न्यूक्लियस के इफेक्टिव चार्ज से ज़्यादा हो जाता है, यानी कि जो न्यूक्लियस का इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन फोर्स है, यानी वो एक दूसरे को ज़्यादा रिपेल कर रहे हैं और न्यूक्लियस का नेट इफेक्टिव फोर्स कम लग रहा, यानी न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियस फोर्स को क्या करें, कम एक्सपीरियंस करें। तो जब कम एक्सपीरियंस करते हैं तो ये क्या होंगे, दूर दूर होंगे, और दूर दूर होंगे तो एटॉमिक रेडियस यहाँ सडनली क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इसलिए जिंक की जो रेडियस है वो इंक्रीज हो जाती है। जब हम कहाँ आते, लास्ट में, किसमें, डी ब्लॉक के लास्ट एलिमेंट पे आते हैं, जिंक पे। तो पहले क्या होता है, पहले ग्रेजुअली एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, उसके बाद फिर कांस्टेंट हो जाता है मिडिल में, और लास्ट में सडनली इंक्रीज हो जाता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाती है। तो एटॉमिक रेडियस लास्ट में इसलिए इंक्रीज होती है क्योंकि
जो इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज है वो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन फोर्स से कम हो जाता है। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन फोर्स ज़्यादा हो जाता है क्योंकि यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं, और जब पेयर्ड होते हैं तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इंक्रीज हो जाता है। स्कैंडियम से और क्रोमियम तक क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं और जो इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज है वो ज़्यादा एक्सपीरियंस करता है डी ऑर्बिटल, इसलिए स्कैंडियम से और क्रोमियम तक एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होती है। मैग्नीज से और लगभग कॉपर तक ये कांस्टेंट हो जाती है क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग जैसे इलेक्ट्रॉन की शुरू हो जाती है, पेयरिंग शुरू होती है तो रिपल्शन फोर्स भी इंक्रीज होता है। रिपल्शन फोर्स इंक्रीज होता है तो न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स और रिपल्शन फोर्स दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, वो बैलेंस्ड हो जाते हैं। इसलिए मैग्नीज से और लगभग कॉपर तक कांस्टेंट आपकी क्या आ जाती है, जो रेडियस है उसमें कोई चेंज ज़्यादा नहीं होता, वो कांस्टेंट हो जाती है। और जिंक पे सडन इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन फोर्स न्यूक्लियस के नेट इफेक्टिव फोर्स से ज़्यादा हो जाता है। क्लियर बच्चों? यहाँ पे कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो ये चीज़ आती है किसमें, एटॉमिक रेडियाई में। दूसरी चीज़ आती है आपकी एटॉमिक रेडियाई के बाद, जो दूसरी चीज़ आती है आपकी वो आती है आपकी आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई में भी सेम यही पैटर्न चलता है। आयनिक रेडियाई में भी क्या है, सेम यही पैटर्न चलता है जैसे एटॉमिक रेडियाई में है। ठीक, इसके बाद आता आपका जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो है आपका मेटेलिक प्रॉपर्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, मेटेलिक प्रॉपर्टी। तो जनरली जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो क्या है, मेटल है। डी ब्लॉक एलिमेंट मोस्टली क्या है, मेटल्स हैं। Me मेटेलिक प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, जो डी ब्लॉक एलिमेंट है ये जनरली क्या है, मेटल्स है। मेटल के कैरेक्टरिस्टिक आपको पता है कि ये क्या होते हैं, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, ठीक है, और मेलेबल हो गए, डक्टाइल हो गए, हार्ड हो गए, लस्टर हो गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, मेटेलिक कैरेक्टर में आती हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है, ये टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर है, यानी इनमें क्यूबिक क्लोज पैकिंग आती है, CCP, HCP, BCC, इस तरह के ये स्ट्रक्चर बनते हैं। तो ये उसको क्या करते हैं, ज़्यादा हार्ड बनाते हैं। अब ये मेटेलिक प्रॉपर्टी में ये क्यों इतने हार्ड होते हैं या क्यों इनके मेल्टिंग, और ये देखो इसी चीज़ पे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी आता है कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों इतने हाई होते हैं। तो मेटेलिक कैरेक्टर में ये जो प्रॉपर्टी है कि क्यों ये हार्ड है, ठीक है, या इनकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्यों ज़्यादा है, वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। और इन मेटल में क्या बनते हैं, मेटेलिक बॉन्ड बनते हैं। ये सबसे मेन पॉइंट है इसके अंदर कि यहाँ पे जो बॉन्ड बनते हैं वो बॉन्ड कौन से होते हैं, मेटेलिक बॉन्ड बनते हैं। जितने ज़्यादा अनपेयर्ड ऑर्बिटल होंगे उतने ही ज़्यादा मेटेलिक बॉन्ड बनेंगे, और जितने ज़्यादा मेटेलिक बॉन्ड बनेंगे वो जो ट्रांजिशन मेटल है वो उतनी ही स्ट्रांग होगी, ठीक है। तो अगर हम देखें, अगर हम स्कैंडियम से चलें, स्कैंडियम टू जिंक अगर हम चलें, तो अब देखिए आप, ये आपकी डी ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 और ये आ गया आपकी 5। ये आपकी हम 3D सीरीज में ही चल रहे हैं अभी। स्कैंडियम में डी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, बाकी इसकी क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल वैकेंट है, पेयरिंग यहाँ इलेक्ट्रॉन को हो सकता, ठीक है। स्कैंडियम के बाद हम टाइटेनियम में आए, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, स्ट्रेंथ इसकी इंक्रीज हो गई, ठीक है। यानी यहाँ ये क्या करेगा, कहीं से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा, और यहाँ पे जो बॉन्ड बनेंगे वो कौन से बनेंगे, मेटेलिक बॉन्ड बनेंगे। वैनेडियम में देखो 3, ठीक है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम कितने होते हैं, 5 डी में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे
इनकम्प्लीट ऑर्बिटल कितनी होगी आपकी 1 2 3 4 5 5 इनकम्प्लीट, यानी यहाँ क्या है, कितने बॉन्ड बन सकते हैं, ये देखो 1 2 3 4 एंड दैट इज 5। ठीक है, यानी कितने मेटेलिक बॉन्ड बन रहे हैं क्रोमियम में, ये हम किसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं, क्रोमियम का। तो क्रोमियम में कितने मेटेलिक बॉन्ड बन रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5, यानी 5 इलेक्ट्रॉन इसके साथ क्या आ रहे हैं, शेयर हो रहे हैं। तो जब 5 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो यहाँ पे क्या बन रहे हैं, 5 मेटेलिक बॉन्ड बन रहे हैं। और मेटेलिक बॉन्ड क्या होते हैं, मेटेलिक बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। तो जितने ज़्यादा मेटेलिक बॉन्ड बनेंगे उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो क्या है मेटेलिक प्रॉपर्टी है, वो और उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज होगी। तो यही रीज़न है, जैसे क्रोमियम हो गया, क्रोमियम के अलावा आपका मॉलिब्डेनम हो गया या टंगस्टन हो गया, ये बहुत क्या होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल है। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं। तो ये किस कारण होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ मेटेलिक बॉन्ड बनते हैं, यानी जितनी ज़्यादा आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपके बनेंगे। इसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, क्रोमियम से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, मैग्नीज में आ गए हम। मैग्नीज में क्या है, सेम, मैग्नीज में सेम आएगा। अब मैग्नीज में एक चीज़ आप समझ लीजिए, मैग्नीज का जो एक मिनट बच्चों, हाँ, जो मैग्नीज होता है, मैग्नीज की जो स्ट्रेंथ है ये क्या होती है, कम होती है। मैग्नीज की जो स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, कम होती है। ये स्ट्रेंथ नहीं बल्कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, स्ट्रेंथ नहीं। स्ट्रेंथ तो होगी इसकी ज़्यादा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड और यहाँ पे ये देखो 4s, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, ये देखो 4s2। तो मैग्नीज की जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो स्ट्रॉन्ग ही होते हैं, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। वो कैसे होते हैं, मैं जब अभी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कराऊंगा उसमें बताऊंगा आपके, कि वहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं ये सिमेट्रिकल फॉर्म में आ जाते हैं। सिमेट्रिकल फॉर्म में जब आते हैं तो यहाँ पे इनकी जो एनर्जी है लो हो जाती है, और लो होने के कारण इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम मेटेलिक कैरेक्टर देख रहे हैं, तो मेटेलिक कैरेक्टर में जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही ज़्यादा क्या बनेंगे, यहाँ पे मेटेलिक बॉन्ड बनेंगे, और जितने ज़्यादा मेटेलिक बॉन्ड बनेंगे उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी, यानी उसको ब्रेक करने के लिए हमें उतनी और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे पेयरिंग होनी शुरू होती है। अब देखो कहाँ पे, ये हम आयरन पे चलेंगे। जैसे जैसे पेयरिंग होनी शुरू हो जाती है वैसे वैसे इनके मेटेलिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, क्यों डिक्रीज होती है मेटेलिक स्ट्रेंथ इनकी। अगर हम जिंक में चले जाएं तो जिंक तक आते आते मेटेलिक बॉन्ड इनके क्या होते हैं, इनके जो मेटेलिक स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके जो डी ऑर्बिटल है वो कम्प्लीटली फिल्ड हो जाते हैं, और जब डी ऑर्बिटल इनके कम्प्लीटली फिल्ड हो जाते हैं तो इनकी जो एनर्जी है वो क्या हो जाती है, जो ऑर्बिटल की एनर्जी है वो लेस हो जाती है। अब पहली बात तो एनर्जी लेस हो गई, दूसरा क्या है कि मेटेलिक बॉन्ड कब बनेंगे, जब हमारे पास वैकेंट ऑर्बिटल होंगी या अनपेयर्ड ऑर्बिटल होंगी। यहाँ पे तो सारी पेयर्ड हो गई, तो यहाँ बॉन्ड बनने का तो कोई चांस ही नहीं है, और जब बॉन्ड नहीं बनेगा तो स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसीलिए जिंक, मरकरी और कैडमियम की जो मेटेलिक स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, बहुत कम होती है, वीक होती है। ठीक है, और यही रीज़न है कि मरकरी मेटल है वो रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में आती है। मरकरी जो होती है रूम टेम्परेचर पे क्या होती है, लिक्विड होती है, तो वो इसी कारण होती है।